Hello, welcome to Gate Academy Plus. So today in the module 5 of synchronous machine, we are going to discuss about the numericals based on the parallel operation of synchronous generator. Before this, we have discussed about the concept of synchronous generator in parallel, how we will operate the generators in parallel, what are the different conditions which must be fulfilled before going for the parallel operation. All these things and the concept of parallel operation of the generator is already discussed in the last lecture. Now we will utilize that particular concept and will solve the numericals in this particular lecture. देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, क्या बोला इस क्वेश्चन में, उसने बोला है कि टू जनरेटर्स रेटेड 400 मेगावाट एंड 600 मेगावाट 400 मेगावाट एंड 600 मेगावाट आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल. ठीक है, आगे उसने बोला कि द ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर गवर्नर आर 3% and 4% respectively from no load to full load. From what? No load to full load. These are the droop characteristics of both the generator number 1 and 2. Assuming that the generators are operating at 50 hertz, they are operating at 50 hertz at no load. मतलब क्या, उसका no load का जो frequency कितना दिया, 50 hertz दिया है. How much a load of 1000 megawatt be shared between them? आगे उसने बोला है कि what will be the system frequency at this particular load. वो पूछ रहा है कि what will be the system frequency at this particular load of 1000 megawatt. Assume linear governor operation. Assume the linear governor operation, ऐसा उसने बोला है. तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, तो जनरेटर नंबर 1 और 2 दिया है, उनका जो डेटा है उस डेटा के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अहेड. देखिए पहले गिवन क्या हो, देखिए अच्छे से. गिवन दो सिंक्रोनस जनरेटर दिए, क्या दिए, सिंक्रोनस जनरेटर्स दिए. क्या दिए, सिंक्रोनस जनरेटर दिए. अब दिए उसमें जनरेटर ए और बी या 1 और 2, तुम्हें जो कंसिडर करना है, जनरेटर नंबर ए, जनरेटर नंबर बी. ठीक है, अब ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरेटर 1, ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स उसने क्या बोला है, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर गवर्नर आर 3% एंड 4%. तो इसके कितने 3% और इसके कितने, इसके दिए हैं और ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स 4%. कितने दिए ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर नथिंग बट 4%. यस गिवन अस. ये है जनरेटर नंबर ए और ये जनरेटर नंबर बी. ठीक है, उसने जो नो लोड फ्रीक्वेंसी दिया है, नो लोड फ्रीक्वेंसी कितना बोला, 50 हर्ट्ज. सो एफ एन एल इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज और ये जो है नो लोड फ्रीक्वेंसी, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट, 50 हर्ट्ज. जनरेटर ए और बी दोनों को मिला के जो टोटल लोड है पी ए प्लस पी बी, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1000 मेगावाट. कितना है, 1000 मेगावाट. और उसने बोला है कि दोनों मिलके जो लोड शेयर करने वाले उसमें जनरेटर 1 और जनरेटर 2, मतलब जनरेटर ए और बी, इन दोनों का जो शेयरिंग होगा वो किस टाइप से होगा. ठीक है, ये ए और बी से ज़्यादा ज़्यादा आसान है कि मैं उसको ना 1 और 2 लिख देता हूँ. नहीं तो जनरेटर ए की जगह पे मैं उसको लिख रहा हूँ जनरेटर 1 और बी को मैं लिख रहा हूँ जनरेटर नंबर 2. ठीक है, ये ज़्यादा आसान लग रहा है. तो देखिए जो जनरेटर 1 है, जनरेटर 2 है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अपने लिख लिए. जनरेटर 1 का जो ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स 3% है, उसका नो लोड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और उसका जो मैक्सिमम जो रेटिंग है, उसके जनरेटर 1 की रेटिंग देख सकते हो आप कितनी है, 400 मेगावाट है और जनरेटर 2 का कितना है, 600 मेगावाट है. तो दोनों का रेटिंग पे मैंने लिख दिया है, पी ए इज इक्वल्स टू 400 मेगावाट और पी बी. ठीक है, इसको P1 बोल रहा हूँ कि मैं. ठीक है, इसको P1 और इसको P2 बोल देता हूँ. ठीक है, तो ये 2 है और ये 1 है, इस टाइप से. देखिए अब बहुत ही आसान है क्योंकि अब अपन के पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है. उसमें एक और इन्फॉर्मेशन देखिए, इसका ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 3%. मतलब नो लोड और फुल लोड फ्रीक्वेंसी में जो फ्रीक्वेंसी चेंज है परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 3% का फ्रीक्वेंसी चेंज है. ठीक है, अगर आप 3% किसका होगा, नो लोड फ्रीक्वेंसी का 3% होगा. अगर वहाँ से नो लोड फ्रीक्वेंसी का 3% अगर है तो देखिए FNL1 परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी देखिए कितना है, दिस इज इक्वल्स टू 3%, 3 डिवाइडेड बाय 100. लेकिन किसका, 50% का, क्योंकि नो लोड का ही होगा ना. तो ये आ जाएगा आपके पास 1.5. तो परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी डेल्टा एफ में लिख देता हूँ. दिस इज 1.5 हर्ट्ज का क्या है, फ्रीक्वेंसी चेंज है. ठीक है, अब मैं फुल लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर 1 अगर पता करूँ तो ये आ जाएगा FNL माइनस डेल्टा एफ, ये आ जाएगा 50 माइनस 1.5, ये आ जाएगा 48.5 हर्ट्ज. कितना आ जाएगा, 48.5 हर्ट्ज आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद सपोज अगर मैं जनरेटर 2 के लिए बोलूँ तो देखिए चेंज इन फ्रीक्वेंसी फॉर जनरेटर 2 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 4% मल्टीप्लाई बाय 50 हर्ट्ज, तो ये आ जाएगा 2 हर्ट्ज.
ये कितना आ जाएगा 2 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। सो फुल लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर 2 अगर मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा नो लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर 2 माइनस चेंज इन फ्रीक्वेंसी, दिस इज 50 माइनस 2, दिस इज 48 हर्ट्ज। कितना होगा? फुल लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर 2 इज नथिंग बट 48 हर्ट्ज। कितना है? 48 हर्ट्ज। बात समझ में आ गई? जनरेटर 1 का भी आ गया, जनरेटर 2 का भी आ गया। अब अपन के पास अगर सपोज 1 और 2 दोनों की फुल लोड फ्रीक्वेंसी है अवेलेबल, तो अपन यहाँ से आराम से उसका फ्रीक्वेंसी आराम से अपन क्या कर सकते हैं, उसका जनरेटर हाउस डायग्राम ड्रॉ करके दोनों को स्लोप को बस क्या करना है, इक्वेट करना है और वहाँ से अपन को उसका वैल्यू फाइंड करना है। अब ये बहुत ही आसान टास्क है और उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, अब अपन बात करते हैं उसका जनरेटर हाउस डायग्राम की। कैसे बनाओगे उसका जनरेटर हाउस डायग्राम? ये यहाँ पे बना लेते, ठीक है, इस टाइप से। तो ये रहेगा आपके पास फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज और ये रहेगा आपके पास पावर इन मेगावाट। बात समझ में आ गई? इस टाइप से जनरेटर 1 जो दिया है, देखिए उसका ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स में उसके बारे में बात करते हैं। इसका नो लोड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और उसका फुल लोड फ्रीक्वेंसी 48.5 हर्ट्ज, ठीक है। 48.5 हर्ट्ज, मैं गलत बोला। मैं इधर जो लिखूंगा जनरेटर 1 के लिए लिखूंगा और इस साइड के लिए जो लिखूंगा मैं जनरेटर 2 के लिए लिखूंगा। बात समझ में आ रही है? और जो जनरेटर 1 है उसका मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम जो उसकी लिमिट है कितनी, 400 मेगावाट वो दे सकता है, ठीक है। कितना दे सकता है? 400 मेगावाट उसका मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। तो देखिए, जब अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, किस स्टेप से ड्रॉ करेंगे, नो लोड से स्टार्ट करेंगे उसका फ्रीक्वेंसी, ये स्टार्ट करके ड्रूप होना मतलब ड्रॉप होना स्टार्ट करके फ्रीक्वेंसी इस टाइप से, ठीक है। अब ये जो ये होगा आपके पास, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ जनरेटर 1 विच इज इक्वल टू 400 मेगावाट, विच इज इक्वल टू 400 मेगावाट। सिर्फ 400 लिखना है, मेगावाट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो एक्सेस है वो मेगावाट में है। ये आ जाएगा आपके पास 400, ठीक है, इस टाइप से। इसका ये वाला फ्रीक्वेंसी अपन को पता चल गया। अब इसका ये वाला जो ये होगा, क्या बोलते हैं उसको, कि जनरेटर 1 जो होगा उसका जो फुल लोड फ्रीक्वेंसी है ये कितना होगा? इसका फुल लोड फ्रीक्वेंसी होगा 48 हर्ट्ज। कितना होगा? 48 हर्ट्ज होने वाला। बात समझ में आ गई, ठीक है। बात करते हैं जनरेटर 2 के लिए, इसका जो फुल लोड फ्रीक्वेंसी होगा उसके जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, देखिए इस टाइप से होने वाला है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। क्योंकि दोनों का नो लोड तो सेम ही है, तो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करना चाहिए ना, ठीक है। तो दोनों का इस टाइप से आएगा। तो जनरेटर 2 के लिए आएगा, जो जनरेटर 2 होगा उसका जो डिमांड है ये एक्चुअली मैक्सिमम पावर प्रोवाइड कर सकता है, तो मैं इसको मैक्सिमम दिखा रहा हूँ। ये 600 मेगावाट उसका क्या है, मैक्सिमम पावर है जनरेटर 2 का, ठीक है। और इसकी जो फुल लोड फ्रीक्वेंसी है जनरेटर 2 की वो कितनी है आपके पास? 48.5 है ना, ये है 48.5 हर्ट्ज। जनरेटर 1 के लिए 48.5 हर्ट्ज है, ये देखो, ठीक है। और 2 के लिए कितना? 48 हर्ट्ज है। 2 के लिए कितना? 48 हर्ट्ज है, तो ये आ जाएगा 48। और आप देख सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 50 हर्ट्ज से तो ड्रूप होते हुए, मतलब पहले बड़ा नंबर आएगा उसके बाद छोटा नंबर आएगा, तो ऑब्वियस है कि दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, 58 हर्ट्ज। क्या होने वाले? 58 हर्ट्ज है। बात समझ में आ गया? अब दोनों मिलके किसी एक फ्रीक्वेंसी पे क्या कर जाएंगे, सेम फ्रीक्वेंसी पे दोनों मिलके अभी क्या करेंगे, पावर प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि अपन जब भी पैरेलल ऑपरेशन की बात करते हैं कि बोथ जनरेटर विल बी ऑपरेटिंग एट द सेम स्पीड, बोथ विल बी ऑपरेटिंग एट व्हाट, सेम फ्रीक्वेंसी, इट मींस दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑपरेशन विल बी व्हाट, इट विल बी द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द जनरेटर। जो सेम फ्रीक्वेंसी होगी, देखिए अगर मैं मान के चलूँ कि सपोज ये वाली फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे दोनों जनरेटर अभी क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं इस फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। और इसको मैं बोल रहा हूँ एफ फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, और दोनों मिलकर देखिए यहाँ पे जो जनरेटर 1 जो पावर प्रोवाइड करेगा दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट P1। और जो जनरेटर 2 जो है वो जो पावर प्रोवाइड करेगा ये होगा मेरे पास सपोज P2। ये क्या होगा? P2। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जनरेटर 2 का पावर होगा P2, और ये P2 कितना होगा? P2 विल बी 1000 माइनस P1 के बराबर होगा, ठीक है। और ये जो होगा आपके पास, दिस इज नथिंग बट व्हाट, P1। ये क्या आपके पास? P1 पावर है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, दोनों को इक्वेट करना और कुछ भी नहीं। किस तरीके से इक्वेट करोगे, देखिए अब आपको क्या पता है, ये जो स्लोप है एक ही स्लोप है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन स्लोप है, तो यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप देखो तो स्लोप हर एक जगह पे कैसा सेम होने वाला है। अगर स्लोप हर एक जगह पे सेम है तो बस मैं क्या करता हूँ, दो स्लोप को अगर मैं इक्वेट भी कर दिया तो भी मुझे आंसर मिल जाएगा। क्योंकि भाई अगर एक ही लाइन है, उसका स्लोप अगर कंटिन्यूस है, उसका स्लोप अगर हर एक इंस्टेंट पे सेम है, तो किसी भी एक ही लाइन पे अगर मैं दो जगह पे स्लोप मैंने अगर फाइंड कर लिया तो भी तो सेम ही होने वाला है, ठीक है। सिंपल बेसिक ज्योमेट्री लगाने और कुछ भी नहीं। तो फिर स्लोप क्या होता है आपके पास? स्लोप इज
इज इक्वल्स टू चेंज इन हाइट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन हाइट अपॉन चेंज इन टाइम, इस टाइप से, ठीक है। या एक्सक्यूज में, आप चाहे तो dy बाई डी एक्स भी ले सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू चेंज इन y अपॉन वॉट चेंज इन x, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा चाहिए आप वैसा उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसके लिए लिखूँ, किसके लिए, 50 हर्ट्ज के लिए लिखूँ, तो 50 माइनस 48.5 इस टाइप से, और डिवाइडेड बाय व्हाट, चेंज इन वाई एक्सिस में जो चेंज होगा, टाइम एक्सिस में जो होगा, डेट विल बी 400 वाट। यहाँ पे टाइम एक्सिस नहीं है, यहाँ पे क्या कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज 400, सो दिस इज 50 माइनस 48.5 डिवाइडेड बाय 400, डिवाइडेड बाय 400 माइनस 0, क्योंकि ये 400 है और क्या है 0 है, ठीक है, इस टाइप से। सिमिलरली अब मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, किसके लिए, 50 माइनस एफ, इस ट्रायंगल के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए, चाहे तो ठीक है मैं उसको ऐसे भी कर देता हूँ, आपको कर देता, ठीक है। अब मैं अगर इसके लिए लिखूँ तो ये बच जाएगा 50 माइनस एफ डिवाइडेड बाई P1, क्या होगा P1, सो दिस विल बी 50 माइनस एफ डिवाइडेड बाई व्हाट P1, इस टाइप से, ठीक है। अब 50 माइनस 48.5 ये कितना बन जाएगा, दिस विल बी 1.5 डिवाइडेड बाय 400, दिस इज इक्वल्स टू 50 माइनस एफ डिवाइडेड बाय P1, इस टाइप से आ जाएगा, डिवाइडेड बाय P1, इस टाइप से आ जाएगा। तो यहाँ से एफ का वैल्यू पता कर लेंगे, क्यों, क्योंकि देखना आपको एक बहुत अच्छे से कंसेप्ट इसमें पता चलने वाला है, जिससे अगर आपको एफ का वैल्यू पता चल जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी होगी, दिस एफ विल बी द फ्रीक्वेंसी एट विच जनरेटर 1 विल बी ऑपरेट, बात समझ में आ रही है। सो देखिए इसका वैल्यू कैसे पता करेंगे, इसका वैल्यू पता करेंगे इस टाइप से, P1 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल्स टू 50 माइनस एफ, इज इक्वल्स टू 50 माइनस एफ, तो जो एफ का वैल्यू आएगा डेट विल बी 50 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 400 इंटू P1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ये कौन सी इक्वेशन होगी 2, तो फिर 1 कौन सी है, इक्वेशन 1 जो है ये P1 प्लस P2, ये होगी इक्वेशन नंबर 1, बात समझ में आ गई, इस टाइप से। जैसे मैंने जनरेटर 1 के लिए लिखा भाई, वैसे आपको क्या करना है, जनरेटर 2 के लिए लिखना है, ठीक है। देखिए 2 के लिए कैसे लिखोगे, जो 2 के लिए लिखना होगा भाई, दैट विल बी, डायरेक्ट लिखो 50 माइनस 48, सो दिस इज 50 माइनस 48 डिवाइडेड बाय, टोटल चेंज कितना है उसका, 600 है, 600 माइनस 0, दिस इज इक्वल्स टू 50 माइनस एफ डिवाइडेड बाय 1000 माइनस P1, 50 माइनस एफ डिवाइडेड बाय 1000, या आप चाहे तो 1000, ठीक है, डायरेक्टली फिर यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी F1 का वैल्यू पता चल जाएगा, डायरेक्ट इसका वैल्यू पता चल जाएगा P1 का, 1000 माइनस P1, इस टाइप से। फिर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आ जाएगा आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 1000 माइनस P1 इज इक्वल्स टू 50 माइनस एफ, इज इक्वल्स टू व्हाट, 50 माइनस एफ, इस टाइप से। तो ये बन जाएगा आपके पास 300, कितना बन जाएगा 300, ठीक है, ये बन जाएगा 300। तो अगर मैं उसको लेके आऊँ तो एफ का जो वैल्यू आएगा यहाँ से, अगर आप देखोगे थोड़ा अच्छे से देखना इसमें, क्योंकि गलती होने के चांसेस है, तो बन जाएगा 1000, एक्चुअली ये पूरा का पूरा 50 माइनस ऐसा आएगा, 50 माइनस 1/300 इंटू 1000 माइनस P1, 1000 माइनस वॉट P1, यह आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन, ये आ जाएगा कौन सा, 3rd नंबर का एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो अगर आपके पास 1 भी आ गया 2 भी आ गया, अब आपको क्या करना है, बस दोनों को इक्वेट करना है, जनरेटर 1 और 2 को, सॉरी फ्रीक्वेंसी F और 2, ये जो दोनों एक्सप्रेशन है दोनों में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सेम है, क्योंकि जनरेटर 2 विल आल्सो ऑपरेट एट द फ्रीक्वेंसी F, बिकॉज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ बोथ द जनरेटर इज गोइंग टू बी सेम। अगर दोनों का सेम होने वाला है तो दोनों को बस आपको क्या करना है, इक्वेट करना है। अगर दोनों को इक्वेट करने की बात चल रही है तो देखिए भाई मैं यहाँ पे उसको इक्वेट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे उसको मैं इक्वेट करता हूँ। अभी तो बहुत ही आसान होगा क्योंकि सारी चीज़ें तो आपको यहाँ से पता चल गई है, ठीक है। इक्वेशन ये आपको याद रहेंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो जो जनरेटर 1 था उसका देखिए क्या था, 50 माइनस 1.5 इंटू P1 डिवाइडेड बाई 400 इज इक्वल्स टू, ये क्या है, 50 माइनस 1/300 इंटू 1000 इंटू वॉट 1000 माइनस P1, 1000 माइनस वॉट P1, इस टाइप से होने वाला है। तो देखिए होगा क्या, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर बचेगा क्या, ये माइनस 1.5 P1 डिवाइडेड बाय 400
इज इक्वल्स टू -1/300 इंटू 1000 माइनस P1 इस स्टेप से बच रहा है, ठीक है। तो देखिए माइनस से माइनस ये चला जाएगा, ये 400 से 400 चला जाएगा, ठीक है। फिर ये आ जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा 4.5 P1, क्या बन जाएगा 4.5 P1 इज इक्वल्स टू 4 इधर चला जाएगा, तो बन जाएगा 4000, क्या बन जाएगा 4000 माइनस 4 P1 माइनस व्हाट 4 टाइम्स ऑफ P1 इस स्टेप से बन जाएगा। तो ये जब इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 8 P1 इज इक्वल्स टू 4000 इज इक्वल्स टू 4000। तो P1 का जो वैल्यू बनेगा दैट विल बी 40,000 डिवाइडेड बाय 85, क्या बन जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 85, ये बन जाएगा P1 का वैल्यू। तो मेरे पास कैलकुलेटर में उसको कैलकुलेट करता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास 40,000 डिवाइडेड बाय 85, 470.58, ये बन रहा है कितना 470.58 हर्ट्ज। सो जो P1 का वैल्यू बनेगा आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी 470.58 हर्ट्ज, इतना ही आ रहा है ना 470.58 बराबर सही है, इतना आ गया है। अब यहाँ से अगर मुझे P1 का वैल्यू पता चल गया तो मैं आराम से क्या कर सकता हूँ, P2 का वैल्यू पता कर सकता हूँ। P2 कैसे पता करोगे, P1 प्लस P2 आपके पास कितना दिया था 1000 मेगावाट दिया था, तो 1000 में से इसको माइनस कर दो तो आराम से आपको क्या पता चल जाएगा, P2 पता चल जाएगा। सो P2 इज इक्वल्स टू 1000 माइनस P1 दैट विल बी 1000 माइनस P1, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 529.42, ये 42 अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा कितना 1 बन जाएगा, 42 और 58 1 और 470, तो ये बन जाएगा आपके पास बिल्कुल सही भाई। चाहे तो एक बार फिर से मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इसको अगर सपोज मैं 1000 में से माइनस कर दूँ 529.41, ठीक है 41 पॉइंट समथिंग है, तो 42 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया आपके पास P1 और P2 दोनों के वैल्यूज, किसके वैल्यूज आ गए P1 और P2 इन दोनों के वैल्यूज आ गए। ये था मेथड 1 की जिसके जरिए आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल, बस आपको क्या करना है, बस आपको ये वाला जो डायग्राम है डायग्राम बनाते आना चाहिए। अगर आपने डायग्राम एक बार अच्छे से बना दिया तो आप आराम से क्या कर सकते हो, उसको आराम से आप उसको इक्वेशन लिख सकते हो और दोनों को इक्वेट करके आंसर निकाल सकते थे। ये था मेथड नंबर 1। अब दूसरा मेथड देखिए क्या हो सकता था, डायरेक्टली अगर आपको याद आ रहा है तो मैंने डायरेक्ट आपको ना फॉर्मूलेज लिख के दिए, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था अगर आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी तो किस टाइप से आप लिखोगे। तो देखिए भाई ये रहा आपके पास मेथड 1 जिसके जरिए आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अब मेथड 2 अगर मैं बताऊँ तो वो भी बहुत आसान मेथड है, मैंने आपको इसके पहले जब कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था। तो देखिए भाई बात कर लेते हैं मेथड 2 के बारे में। क्या था मेथड 2 में, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं जनरेटर के ऊपर जो भी आते हैं, पैरेलल ऑपरेशन, ठीक है। बस आप मेथड को अच्छे से पकड़ना कि उसमें बोला क्या है, ठीक है। तो मेथड 1 था, मैं अब बात कर रहा हूँ भाई मेथड 2 के बारे में। मेथड 2 आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, सिस्टम फ्रीक्वेंसी का जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को डिराइव करके आप उसको डायरेक्ट लिख सकते थे। देखिए किस स्टेप से, मैंने आपको बोला था क्या, सिस्टम फ्रीक्वेंसी जो कि जनरेटर 1 और 2 दोनों के लिए सेम होगी क्योंकि उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर दोनों ऑपरेट करेंगे। सो सिस्टम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अब उसका ड्रूप कितना दिया था उसने, ये होता है आपके पास नो लोड फ्रीक्वेंसी माइनस ये रहेगा फुल लोड फ्रीक्वेंसी, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी के बीच का चेंज डिवाइडेड बाय व्हाट, रेटेड पावर डिवाइडेड बाय व्हाट, पी रेटेड मल्टीप्लाई बाय P1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट P1। दिस इज इक्वल्स टू, जैसे जनरेटर 1 के लिए लिखा मैंने, सिमिलर जनरेटर 2 के लिए लिखना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए सेम ही होने वाली है, ठीक है। सो नो लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर 2 माइनस फुल लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर 2 डिवाइडेड बाय पी रेटेड ऑफ जनरेटर 2, पी रेटेड ऑफ व्हाट जनरेटर 2। इसका रेटेड पावर कितना है, मल्टीप्लाई बाय दिस इज द पावर सप्लाइड बाय इट, दिस इज द पावर सप्लाइड बाय इट, ठीक है। पावर सप्लाइड बाय P1, दिस इज द पावर सप्लाइड बाय P2, मतलब पावर सप्लाइड बाय जनरेटर 1 एंड दैट विल बी 2। देखिए 1 और 2 इन दोनों के बीच में कितना था, इसका फुल लोड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, नो लोड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, फुल लोड फ्रीक्वेंसी दिया नहीं था तो अपन उसको जो गवर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे वहां से अपन उसको आराम से पता कर सकते हैं। तो अपन देख सकते थे, देखिए उसका फुल लोड फ्रीक्वेंसी कितना था, ये 3% का चेंज मतलब क्या 50% का 3% कितना आ जाएगा 1.5 हर्ट्ज आ जाएगा। तो नो लोड कितना था आपके पास, नो लोड था 50 और फुल लोड कितना आ जाएगा 50 माइनस 1.5 हर्ट्ज आ जाएगा, 50 माइनस दोनों के बीच में जो ड्रॉप आएगा ना दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी चेंज। अब इसका अगर नो लोड था तो इसका कितना आ जाएगा, नो लोड माइनस दिस पर्टिकुलर ड्रॉप इट विल गिव अस फुल लोड फ्रीक्वेंसी, तो आ जाएगा 50 माइनस 48.5, तभी आ जाएगा आपके पास 1.5 हर्ट्ज का ड्रॉप आ जाएगा, ठीक है। दिस मल्टीप्लाई बाय P1 डिवाइडेड बाय, इसका रेटेड पावर था आपके पास 400 मेगावाट, कितना था 400 मेगावाट था,
दिस इज इक्वल्स टू, इसका नो लोड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, इसका कितना है, इसका 4% का चेंज था, तो 4% का चेंज मतलब 2 हर्ट्ज आ जाएगा, 50 हर्ट्ज का 4% मतलब 2 हर्ट्ज, ठीक है। तो 50 में से अगर 2 हर्ट्ज चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 48, जब 50 माइनस 48 आएगा तो इन दोनों के बीच में जो चेंज आएगा दैट विल बी व्हाट 2 हर्ट्ज, ठीक है। अगर ये लिखना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो डायरेक्टली क्या कीजिएगा, इसका 3% निकालेगा, 50 हर्ट्ज का 3% निकालेगा तो ये आ जाएगा नो लोड फ्रीक्वेंसी माइनस फुल लोड फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के बीच का फ्रीक्वेंसी चेंज दैट विल बी 3% आ जाएगा नो लोड का। दिस डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपके पास 600 मल्टीप्लाई बाय व्हाट P2, 600 मल्टीप्लाई बाय व्हाट P2, इस टाइप से आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि भाई ये कितना आने वाला है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 2, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, दिस विल बी 4.5 P1 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स P2। P2 का जो वैल्यू आ जाएगा आपके पास, ठीक है, P2 का वैल्यू पता कर रहे हो क्या, दिस विल बिकम 4.5 मल्टीप्लाई बाय P1 डिवाइडेड बाय व्हाट 4। तो अगर आप यहाँ से अगर उसको उस इक्वेशन में पुट करते P1 प्लस P2 में, तो P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू 1000, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं उसमें उसका वैल्यू पुट किया, P2 का वैल्यू अगर मैं पुट किया इन टर्म्स ऑफ P1 तो बन जाएगा P1 प्लस 4.5 टाइम्स ऑफ, सही लिखा है ना, कोई गलती तो नहीं की इस बार, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 4.5 डिवाइडेड बाय 4 P1 इज इक्वल्स टू 1000 मेगावाट, तो बन जाएगा 4, और सपोज अगर मैं उसको ये बोल दूँ 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई 10 से, तो ठीक है मैं उसको थोड़ा देखिए कैसा एडजस्ट कर रहा हूँ, तो बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 8, क्या बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 8, समझ में आ गया मैंने क्या चेंज किया, तो बन जाएगा 17 टाइम्स ऑफ P1 इज इक्वल्स टू 8000, तो P1 का वैल्यू आ जाएगा 8000 डिवाइडेड बाय 17। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये आ जाएगा P1 का वैल्यू इसके पहले कितना आया था उतना ही आएगा यहाँ पे 470.58 हर्ट्ज, सॉरी मेगावाट नॉट हर्ट्ज, तो इतना आ जाएगा P1 का वैल्यू। और P2 अगर आप फाइंड करोगे कैसे पता करोगे, 1000 माइनस 470.58 मेगावाट, तो ये आ जाएगा आपके पास 529.42 मेगावाट, 42 मेगावाट। सो दिस इज गोइंग टू द वैल्यू ऑफ P2, इस टाइप से आप उसको सॉल्व कर सकते थे। बात समझ में आ गई, हाँ ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, या ऐसे जो कि जिसमें आपको रेटेड पावर दे दिए, गवर्नर कैरेक्टरिस्टिक दे दिए, तो वहाँ से भी आप उसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये रहा भाई उसका सॉल्व करने का तरीका कि किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और भी उसके 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ अलग अलग तरीके मुझे सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि उसमें डायरेक्टली आप उसमें लिख सकते थे कि जो जनरेटर का जो ये होता है स्लोप मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस स्लोप मल्टीप्लाई बाय P2 इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट आप उसका पावर लिख सकते हो। तो ऐसे अलग अलग तरीके के जिससे आप उसके पावर के और उसके इक्वेशंस वगैरह बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनिपुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। और ये वाला जो डायग्राम है ना, इसमें से आप डायरेक्टली चाहे तो मतलब क्या कर सकते थे, इसका फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन निकाल के, इसका फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन निकाल के, दोनों को इक्वेट करके जो मैंने वहाँ पे किया है, बस वैसा भी करके आप उसको आराम से पता कर सकते थे। लेकिन मैंने जो सिस्टम फ्रीक्वेंसी सिर्फ ड्रॉ किया, सिस्टम फ्रीक्वेंसी से मैंने उसको समझाया, आप उसका फ्रीक्वेंसी का पूरा इक्वेशन लिख के भी डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये वाला जैसे कि मतलब ये डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन निकाल के भी आप उससे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी तो सेम ही होने वाली है जहाँ पे वो ऑपरेट करने वाली है। तो इस तरीके से आप जितना उसमें देखोगे उतने अलग अलग क्वेश्चन इसमें से फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। देखिए भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, क्या बोला है, 200 मेगावाट MVA अल्टरनेटर्स ऑपरेट इन पैरेलल, अल्टरनेटर्स आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल, दो 200 MVA के अल्टरनेटर दिए। द फ्रीक्वेंसी ड्रॉप इन द फर्स्ट मशीन, द फ्रीक्वेंसी ड्रॉप इन द फर्स्ट मशीन फ्रॉम 50 हर्ट्ज एट नो लोड टू 48 हर्ट्ज एट फुल लोड, ठीक है। फर्स्ट मशीन के बारे में उसने मेंशन किया है द फ्रीक्वेंसी ड्रॉप के बारे में। वेयरएज इन केस ऑफ अदर मशीन द फ्रीक्वेंसी ड्रॉप्स फ्रॉम 50 हर्ट्ज, द फ्रीक्वेंसी ड्रॉप्स फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 47 हर्ट्ज अंडर द सेम कंडीशन, अंडर द वर्ड सेम कंडीशन। आपके पास दो अलग अलग अल्टरनेटर दिए, दोनों का रेटिंग सेम है 200 MVA, बोथ आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल। और उसने बोला कि द फ्रीक्वेंसी ड्रॉप फॉर द मशीन 1 इज फ्रॉम 50 हर्ट्ज एट नो लोड टू 48 हर्ट्ज एट फुल लोड, whereas in case of the second machine it has been given that the frequency drop will be 50 हर्ट्ज एट नो लोड टू 47 हर्ट्ज एट फुल लोड, ठीक है। तो दोनों में देखना कि फ्रीक्वेंसी का कितना चेंज आ रहा है। उसने बोला कि हाउ द टू मशीन शेयर द कॉमन लोड ऑफ 300 MVA, हाउ द टू मशीन शेयर द कॉमन लोड ऑफ 300 MVA का कॉमन लोड कैसे शेयर करेंगे, मतलब पावर शेयर बाय जनरेटर 1 और 2 दोनों के बारे में पूछ रहा है। डिटरमाइन द मैक्सिमम लोड
at unity power factor which can be delivered by the two machines without overloading any one of them। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम लोड दोनों कितना डिलीवर करेंगे विदाउट ओवरलोडिंग एनी वन ऑफ देम, ऐसा उसने पूछा है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं उसके बारे में। पहले थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं कि अल्टरनेटर 1, ठीक है, मैं उसको बोलता हूँ P1 और यहाँ पे बोलता हूँ, ठीक है, जनरेटर 1 लिखता हूँ और जनरेटर 2 लिखता हूँ। ठीक है, इसके जो रेटेड पावर है P रेटेड कितना है उसका, P रेटेड, और इसका भी P रेटेड देख लेते हैं। इसका 200 MB है, इसका भी जो दिया अपन को 200 MB है। ठीक है, इस टाइप से दिया, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, मतलब समझ सकेंगे अपन। P का जो रेटेड पावर है, इसका रेटेड पावर है 200 MB है, और इसका जो रेटेड पावर है दिस इज ऑल्सो 200 MB है, इस टाइप से। ठीक है, इसका नो लोड फ्रिक्वेंसी जो जनरेटर 1 का दिस इज 50 हर्ट्ज, फुल लोड फ्रिक्वेंसी ऑफ जनरेटर 1 दिस इज इक्वल्स टू 48 हर्ट्ज। इसका जो नो लोड फ्रिक्वेंसी है जनरेटर 2 का दिस इज 50 हर्ट्ज, और इसका जो फुल लोड फ्रिक्वेंसी है दिस इज 47 हर्ट्ज। बात समझ में आ गई, इस टाइप से। अब उसने बोला कि हाउ दे विल शेयर द पावर। ठीक है, हाउ दे विल शेयर द पावर। अब आपको इसके पहले मैं जैसे समझाया था उस टाइप से भी आप उसको जा सकते हैं कि सिस्टम फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट इक्वेशन लिख के, नहीं तो जनरेटर हाउस डायग्राम से भी जा सकते हो। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और P1 प्लस P2 कितना दिया है, P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू 300 मेगावाट दिया है। कितना दिया है, 300 मेगावाट। सिस्टम फ्रीक्वेंसी से सॉल्व करके दिखाता हूँ एक बार, उसके बाद जनरेटर हाउस डायग्राम से जाएंगे। ठीक है, तो सिस्टम फ्रीक्वेंसी क्या लिखा मैंने, Fs, सिस्टम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू नो लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर 1 माइनस फुल लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर 2 1 डिवाइडेड बाय ये FL1 है, P रेटेड मल्टीप्लाई बाय जनरेटर पावर P1, पावर शेयर्ड बाय जनरेटर 1, ऐसा कह सकते हो P1 को। सिमिलरली दिस इज नो लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर 2 माइनस फुल लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर 2 डिवाइडेड बाय P रेटेड ऑफ जनरेटर 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, P2, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, P2, इस टाइप से लिख सकते हो। हाँ, तो देखिए 1 और 2 इन दोनों के बीच में जो फ्रीक्वेंसी चेंज कितना है, 50 और 48, इन दोनों के बीच में नो लोड से फुल लोड फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ वो दिया आपको 2 हर्ट्ज का। सो दिस इज 2 और उसका रेटिंग है 200 मल्टीप्लाई बाय P1 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 50 माइनस 47, तो बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय P2, और इसका भी रेटिंग कितना दिया, 200 MB है। कितना दिया, 200 MB। तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, जो P1 का वैल्यू आ जाएगा डेट विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ व्हाट, P2। P1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1.5 टाइम्स ऑफ P2, इस स्टेप से आएगा। ठीक है, तो आपको देखिए क्या पता है, आपको पता है P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू 300 MB है, P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू 300 MB है। तो P1 का अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ तो बन जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय P2 प्लस P2 इज इक्वल्स टू 300 MB है, तो बन जाएगा P2 इज इक्वल्स टू 3000 डिवाइडेड बाय 25। क्या बन जाएगा, 3000 डिवाइडेड बाय 25। तो ये अगर सपोज ऐसे मैं अगर उसको ये करूँ 1, बच्चे कितने 500 मतलब ये बन जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 120 मेगावाट आ जाएगा। मेगावाट में लोड दिया ना। ठीक है, तो जनरेटर 2 जो सप्लाई करेगा कितना करेगा, 120 मेगावाट। जनरेटर 1 कितना करेगा, P1 इज इक्वल्स टू 300 माइनस P2, तो ये बन जाएगा आपके पास 300 माइनस 120, ये बन जाएगा 180 MV मेगावाट। कितना बन जाएगा, 180 मेगावाट बन जाएगा। ये आ जाएगा P1 के लिए, किसके लिए आ जाएगा, P1 के लिए आ जाएगा। P1 के सॉल्व कर दिया आपने, P2 भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसके बाद आप चाहे तो उसको जनरेटर का हाउस डायग्राम होता है उस टाइप से भी आप उसको सॉल्व कर सकते थे, जैसे मैंने इसको बोला आपको स्टार्टिंग में। तो जनरेटर हाउस डायग्राम से देखिए किस टाइप से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो हाउस डायग्राम के लिए देखिए दिस इज फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, सो दिस इज एंड दिस इज व्हाट, पावर इन मेगावाट, इस टाइप से। तो जनरेटर 1 जो है इसका फ्रीक्वेंसी ड्रूप इस टाइप से आएगा, तो जनरेटर 2 है इसका जो फ्रीक्वेंसी ड्रूप होगा वो इस टाइप से आएगा। ठीक है, इस टाइप से ये होगा उसके लिए 47 हर्ट्ज जनरेटर 2 के लिए, और ये होगा इसके लिए, थोड़ा उसको अपन ऊपर दिखाते क्योंकि उसका 47 हर्ट्ज है ना। इसका 200 MV है और इसका भी कितना है, 200 MV है। ठीक है, मैक्सिमम इनकी जो पावर है कितनी है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ जनरेटर 1 इज 200 एंड दैट ऑफ द सेकंड वन इज आल्सो 200। और ये कितना होगा आपके पास, दिस इज 48, ये कितना है, 48 होगा। बात समझ में आ गई। दोनों मिलके किसी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी सपोज मैं ये मान लेता हूँ
इसके करस्पॉन्डिंग जनरेटर 1 आप जो पावर प्रोवाइड करेगा उसको मैं नाम दे रहा हूँ P1, क्या नाम दे रहा हूँ P1, और जो जनरेटर 2 प्रोवाइड करेगा उसको मैं नाम दे रहा हूँ 1000, क्या है 300 माइनस P1, कितना होगा 300 माइनस P1, इस टाइप से होगा। फिर क्या है, बस दोनों के स्लोप आपको क्या करना है, इक्वेट करके दिखाने हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। फिर ये होगा आपके पास 50 हर्ट्ज। तो बस मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों की जो स्लोप है मतलब दो जगह पे मैं उसका स्लोप ले रहा हूँ, दोनों स्लोप थे एक ही लाइन का। अगर मैं स्लोप किसी भी पॉइंट पे लूँ और उसका स्लोप अगर कांस्टेंट है तो ऑब्वियस है कि किसी भी इंस्टेंट पे उसका स्लोप सेम ही आने वाला है। तो सपोज देखिए अगर मैं उसका स्लोप लूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 50 माइनस 40, इसका ले रहा हूँ मैं 1 के लिए, जनरेटर 1 है और जनरेटर 2 के लिए है, ठीक है, याद रखना। तो बन जाएगा 50 माइनस 48, 50 माइनस 48, ये वाला चेंज डिवाइडेड बाय 200, तो बन जाएगा 200। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, ये जो उनका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगा उसको मैं नाम दे रहा हूँ f, तो बन जाएगा 50 माइनस f डिवाइडेड बाय P1 डिवाइडेड बाय P1, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा, दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय P1 इज इक्वल्स टू 50 माइनस f, तो बन जाएगा 100, P1 बाय 100 बन जाएगा। सो f का जो वैल्यू बनेगा दिस विल बी 50 माइनस P1 बाय 100, क्या बन जाएगा f इज इक्वल्स टू 50 माइनस P1, f इज इक्वल्स टू 50 माइनस P1, ये बन जाएगा इक्वेशन, ये जनरेटर 1 के लिए बनेगा। सिमिलरली अगर मैं जो फॉर जनरेटर 2 अगर लिख रहा हूँ, फॉर जनरेटर 2, और ये लिख रहा हूँ फॉर जनरेटर 1, तो देखिए जनरेटर 2 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, सेम 50 माइनस 47 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल्स टू 50 माइनस f डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 क्या है 300 माइनस P1, 300 माइनस P1, बस इस टाइप से लिखना है और कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। सो दिस विल बिकम 3 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल्स टू 50 माइनस f डिवाइडेड बाय 300 माइनस P1, इस टाइप से। तो f से देखिए उसको अपन किस टाइप से ये करेंगे, फ्री करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 200, ये बन जाएगा 50 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 300 minus P1, and this will be nothing but what, this will be nothing but the value of frequency f, this will be nothing but what, value of frequency f, इस टाइप से। अब आपके पास दोनों फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज आ गए, दिस विल बी द कॉमन फ्रीक्वेंसी एट विच बोथ द जनरेटर विल बी ऑपरेट, टू विच बिफोर दिस आई प्रोनाउंस्ड एज ए सिस्टम फ्रीक्वेंसी। इसके लिए जैसे मैंने सिस्टम फ्रीक्वेंसी बोला था, डायरेक्ट मैंने उसको अभी क्या बोला है, इसका इक्वेशन निकाल के मैंने उसको ये दिखाया है, ठीक है। दोनों को बस इक्वेट करना है, ठीक है, दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूँ, दिस विल बी 50 माइनस P1 डिवाइडेड बाय 1000, this is going to be equals to 50 minus 3 divided by 200 multiply by 300 minus P1 multiply by 300 minus P1, इस टाइप से आएगा। तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये दो जीरो चले जाएंगे, ठीक है, बराबर, ये दो जीरो चले जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा मेरे पास माइनस ट्वाइस ऑफ P1 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका माइनस और इसका माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास ये बन जाएगा 900 माइनस 3 टाइम्स ऑफ P1 माइनस वॉट 3 टाइम्स ऑफ P1। अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ तो बन जाएगा 5 P1 इज इक्वल्स टू 900, तो P1 का जो वैल्यू बन जाएगा दिस विल बिकम व्हाट 180 मेगावाट। P1 का वैल्यू कितना बन जाएगा 180 मेगावाट, और P2 का वैल्यू क्या बन जाएगा, P2 इज इक्वल्स टू 120 मेगावाट। P2 का वैल्यू कितना बन जाएगा 120 मेगावाट बन जाएगा। ये रहा इसके लिए। तो ये भी एक दूसरा तरीका था कि जिसके जरिए आप उसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। बहुत अलग अलग मेथड्स है कि जिनके जरिए आप दोनों को सॉल्व कर सकते हो, इसमें डिफिकल्टी आपको कहीं पे भी फील नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास एक तरीका था और एक तीसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको, देखिए किस टाइप से हो सकता था। जो तीसरा तरीका होता था तो वो हो सकता था आपके पास P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू 300, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है आपके पास, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या बनता है, दूसरा इक्वेशन बनता है नो लोड फ्रीक्वेंसी माइनस फुल लोड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेटेड पावर मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस ये आता नो लोड, नहीं यहाँ से फिर मतलब वही सिस्टम फ्रीक्वेंसी में जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से इक्वेशन तो नहीं बन पाती पूरी की पूरी। फिर आपको क्या करना पड़ता है, दोनों में से किसी एक का वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ता है इक्वल्स टू, या यहाँ से निकाल के उसको इसमें इसके टर्म्स में पुट करना पड़ता है। जो ये वाली इक्वेशन आपने फाइंड की थी वही वाली इक्वेशन इसमें भी जा सकती थी। एक और तरीका है कि जिसके जरिए आप उसको जा सकते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन ये तभी पॉसिबल है कि जब आपके पास फ्रीक्वेंसी ड्रूप वगैरह दिए होंगे तब। तो आपको यहाँ से पहले फ्रीक्वेंसी ड्रूप पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी ड्रूप। अगर आप थोड़ा बहुत मेरे साथ अगर मतलब मेरे जो स्पीड है उस स्पीड के साथ अगर आप थोड़ा
अच्छे से अगर ये कोप अप कर पाते हो, देखिए आपको मैं वो वाला भी तरीका बता देता हूँ कैसे। देखिए 50 हर्ट्ज और 40 हर्ट्ज इन दोनों के बीच में 2 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ रहा है। कितना? 2 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ रहा है। 2 हर्ट्ज मतलब 50 हर्ट्ज का कितना परसेंट होता है? 4% होता है। 2 हर्ट्ज मतलब जो जनरेटर 1 होगा उसका फ्रीक्वेंसी ड्रूप कितना होता है? ये होता है आपके पास 4%। जनरेटर 2 का जो होता है आपके पास 3 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी ड्रूप आ रहा है, इसका मतलब 6 हर्ट्ज का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी चेंज होता है या ड्रूप होता है। कितना होता है? 6 हर्ट्ज होता है। ठीक है, देखना भी मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए फॉर जनरेटर, ये मैं लिख रहा हूँ इधर 1 के लिए और इधर लिख रहा हूँ मैं 2 के लिए। ठीक है, जनरेटर 2 के लिए फ्रीक्वेंसी चेंज कितना है आपके पास? सॉरी 1 के लिए 4% का फ्रीक्वेंसी चेंज है। कितना? 4% का। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जनरेटर 1 इज गोइंग टू सप्लाई एक्स अमाउंट ऑफ पावर, इट इज गोइंग टू सप्लाई व्हाट? एक्स अमाउंट ऑफ पावर डिवाइडेड बाय इसका रेटिंग है, डिवाइडेड बाय व्हाट? उसका रेटिंग। कितना है जनरेटर 1 का रेटिंग? हम 200 है। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 6% का जो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज है, तो सॉरी फ्रीक्वेंसी ड्रूप है। ठीक है, अगर जनरेटर 1 एक्स मेगावाट अमाउंट ऑफ पावर अगर शेयर कर रहे हैं तो जनरेटर 2 कितना करेगा? 300 माइनस एक्स करेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 300 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय जनरेटर 2 का रेटिंग कितना? 200 मेगावाट। ठीक है, दोनों का रेटिंग सेम था तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये कैंसिल हो जाता, फिर ये बन जाता आपके पास 3, ये बन जाता आपके पास कितना? 2 बन जाता, इस टाइप से बनता। तो सपोज अगर मैं इसके लिए लिखता यहाँ पे तो ये बन जाता 300 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स ऑफ एक्स, इस टाइप से आता तो बन जाता 300 इज इक्वल्स टू, ये बन जाता x इंटू 1 प्लस 2/3, तो ये बन जाता आपके पास 3 + 2 दिस इज व्हाट? 5/3 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, तो ये बन जाता आपके पास 900, ये बन जाता 5 टाइम्स ऑफ x, x इज नथिंग बट पावर शेयर्ड बाय जनरेटर 1, तो यहाँ से भी आपके पास अगर x का वैल्यू पता करते हैं तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? 120 मेगावाट, दिस इज नथिंग बट व्हाट? 110 मेगावाट। ठीक है, जो जनरेटर 2 का जो आता है आपके पास P2 इज इक्वल्स टू 300 माइनस एक्स, तो 300 माइनस एक्स इज नथिंग बट व्हाट? 120 मेगावाट, इज नथिंग बट व्हाट? 120 मेगावाट। या से भी आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो 3 तरीके तो मैंने आपको यही पे बता दिए। जो पहला वाला जो तरीका था मैंने उसको जो नहीं बताया था, तो उसके लिए भी आप ये वाला तरीका जा सकते हैं। देखिए इतने इसमें पूरा आंसर आ गया आपके पास, खत्म बात, इसमें क्या ही बड़ी बात है। तो आप इसको इतना सॉल्व नहीं भी करते, डायरेक्टली यहाँ से भी जाते हो तो भी आपके पास आंसर आ जाता है। तो आपके तरीके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि किस स्टेप से आप उनको सॉल्व कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अलग अलग मेथड्स अवेलेबल होते हैं। एक और तरीका है कि जिनके जरिए मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा डायरेक्टली, कि उसमें अगर आपके पास डायरेक्टली सपोज अगर उसने रेगुलेशन कॉन्स्टेंट अगर दे दिया हो, तो मतलब फ्रीक्वेंसी ये जो होता है ना कि FNL माइनस F1 डिवाइडेड बाय P रेटेड, अगर डायरेक्टली उसका वैल्यू दिया होता है तो डायरेक्ट वो वैल्यू पुट करके भी आप उसका वैल्यू पता कर सकते थे। दिस इज नथिंग बट व्हाट? आप ड्रूप वगैरह जो होता है ना कि मेगाहर्ट्ज पर मेगावाट पर हर्ट्ज, ऐसा कुछ और रेगुलेशन कांस्टेंट दे देगा। आगे वाले इक्वेशंस मैं बता दूंगा। तो देखिए जो पहला पार्ट था उसको मैंने सॉल्व कर दिया आपको अलग अलग मेथड से। अब जो दूसरा पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोला उसने? डिटरमाइन द मैक्सिमम लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर। बोल क्या रहा है? द मैक्सिमम लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर विच कैन बी डिलीवर्ड बाय द 2 मशीन्स विदाउट ओवरलोडिंग एनी वन ऑफ देम। दोनों से कितना मैक्सिमम लोड आप डिलीवर कर सकते हो उसके बारे में पूछ रहे हैं। सेम क्वेश्चन अगर आप थोड़ा अच्छे से दिमाग लगाए तो देखिए मैंने आपको सेम क्वेश्चन सॉल्व करके दिया इन केस ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, इन केस ऑफ व्हाट? पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो बेटा आपको एक बात इसमें ध्यान रखनी है, हाँ, जब मैं इसको थोड़ा फिलहाल 1 सेकंड के लिए थोड़ा बाजू में रखो, जब ट्रांसफार्मर के ऊपर जाते हैं अपन, पैरेलल ऑपरेशन में आपके पास सपोज दो ट्रांसफार्मर है। क्या होगा? 2 ट्रांसफार्मर है, 1 है और 2 है। इसका जो पर यूनिट इंपीडेंस है सपोज 2% है और इसका जो पर यूनिट इंपीडेंस सपोज अगर 4% है, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से अगर मैंने बोला कि दोनों का रेटिंग सेम है, इसका रेटिंग कितना है? दिस इज 200 MV है जनरेटर 1 का, और इसका भी कितना है? सॉरी ट्रांसफार्मर का, इसका भी कितना? 200 MV का है, इस टाइप से है। और मैंने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर विल प्रोवाइड और इट विल प्रोवाइड द मैक्सिमम पावर विदाउट ओवरलोडिंग एनी वन ऑफ देम। ऐसा अगर मैंने पूछा तो आपको उस टाइम पे आपको एक बात अगर याद आ रही हो तो मैंने उस टाइम पे बोला था कि दो सपोज आपके पास ट्रांसफार्मर है और मैंने उसमें पूछा कि विच ऑफ द ट्रांसफार्मर विल प्रोवाइड द मैक्सिमम पावर विदाउट ओवरलोडिंग एनी वन ऑफ द सेकंड ट्रांसफार्मर। तो उसमें वो वाला ट्रांसफार्मर प्रोवाइड कर सकता था कि जिसका इंपीडेंस सबसे कम है, वो वाला ट्रांसफार्मर क्या करता था? उसकी मैक्सिमम लिमिट तक जा सकता था। आपको क्लियर हो गया? तो इसके पहले ट्रांसफार्मर में वो वाला ट्रांसफार्मर जा सकता था कि जिसका इंपीडेंस सबसे कम होगा, लीस्ट इंपीडेंट ट्रांसफार्मर विल प्रोवाइड द मैक्सिमम पावर। आपको उस टाइम पे मैंने बताया था। इसके केस में क्या होगा? जनरेटर के केस में क्या होगा ना, जिसका फ्रीक्वेंसी ड्रूप सबसे कम होगा वो वाला जनरेटर क्या करेगा? आपके पास मैक्सिमम पावर प्रोवाइड करेगा। वो क्या करेगा? मैक्सिमम पावर प्रोवाइड करेगा। बेटा बात समझ में आ रही है मैं जो बोल रहा हूँ? और यहाँ से अपन को ये भी पता चल रहा है कि देखिए जनरेटर 1 और 2 दोनों में से देखिए जनरेटर 1 का जो फ्रीक्वेंसी ड्रूप है कितना है? 2 हर्ट्ज का है मैक्सिमम, नो लोड से फुल लोड अगर देखा जाए तो। ठीक है, और आपके पास जो जनरेटर 2 है उसका कितना? 3 हर्ट्ज का है। तो जनरेटर 1 जो है ना उसका फ्रीक्वेंसी ड्रूप कितना है? थोड़ा कम है इन कंपैरिजन टुवर्ड जनरेटर 2, इन कंपैरिजन टुवर्ड जनरेटर 2। इसका मतलब क्या? जब फ्रीक्वेंसी ड्रूप आपको ये बता रहा है कि देखिए जब लोड जब बढ़ेगा ना,
जब आपके सिस्टम पर लोड बढ़ेगा ना तो जनरेटर 1 को उतना ज्यादा फील नहीं होगा कि जितना जनरेटर 2 को फील होगा। इसका मतलब क्या, यहाँ से आपको ये वाला कंसेप्ट भी पता चल सकता है कि जैसे मैं आपको सिंक्रोनाइजिंग कोएफिशिएंट बात समझाई थी, मैंने आपको स्टिफनेस कोएफिशिएंट मैंने समझाया था, क्योंकि जनरेटर 2 है ना थोड़ा ज्यादा लोड चेंजेस को क्या कर सकता है, झेल सकता है। क्या कर सकता है, झेल सकता है, क्योंकि उसके स्टेटर रोटर के बीच में जो कपलिंग होगी ना थोड़ी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जनरेटर 2, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी ड्रूप है समवट कम है कंपैरिजन टू जनरेटर 2, क्योंकि इसमें 2 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकता है मैक्सिमम नो लोड से लोड के बीच में। लेकिन जनरेटर 1 में क्या होगा, जनरेटर 2 में क्या होगा, 3 हर्ट्ज का होगा, मतलब इससे थोड़ा ज्यादा है, तो वो ना इतने ज्यादा लोड चेंजेस झेल नहीं पाएगा। तो अगर मैं बात करूं थोड़ा अगर आप लोड उसके ऊपर बढ़ा भी देते हो तो मैक्सिमम लोड जो झेलने की कैपेबिलिटी होगी ना जनरेटर 1 की होगी, जनरेटर 2 की कतई नहीं होगी। ठीक है, तो ये जनरेटर 1 मैक्सिमम कितने पावर प्रोवाइड कर सकता है, अभी अगर वो देख सकते हो आप 180 मेगावाट तो जनरेटर 1 प्रोवाइड कर रहा है अभी के केस में। ठीक है, जनरेटर 1 तो अभी 180 मेगावाट प्रोवाइड कर रहा है, ये भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना प्रोवाइड कर सकता है, जितने उसकी रेटिंग है पूरी फुल रेटिंग को यूज कर सकता है, मैक्सिमम उतना ही जा सकता है, उसके आगे थोड़ी ना जा सकता है। बिल्कुल सही है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास जनरेटर 1 और 2 जो है दोनों जनरेटर अगर सपोज मैक्सिमम पावर जो प्रोवाइड कर सकते हो, कितने प्रोवाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम पावर कितने प्रोवाइड कर सकते हैं, दोनों कितने प्रोवाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम जनरेटर 1 ही करेगा, कितना मैक्सिमम 200 करेगा। मैक्सिमम कितना करेगा वो जनरेटर 1 विल प्रोवाइड मैक्सिमम 200 मेगावाट, कितना करेगा 200 मेगावाट करने वाला है। ठीक है, जनरेटर 2 नहीं, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी ड्रूप कैसा है, कम है। जनरेटर 2 कैसा है, उसका फ्रीक्वेंसी ड्रूप कम है। बात समझ में आ गई, इस टाइप से। लेकिन ये कब के लिए, ये तभी के लिए कि जब दोनों का रेटिंग कैसे सेम है। जब बाकी जब सेकंड दूसरा आएगा उसके लिए भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, अब तो देखिए भाई अपन को एक बात क्लियर हो गया क्या, कि जो जनरेटर 1 होगा दैट विल प्रोवाइड द मैक्सिमम पावर विच इज इक्वल टू 200 मेगावाट। और जनरेटर 1 मैक्सिमम पावर 200 मेगावाट पे कौन सा फ्रीक्वेंसी पर प्रोवाइड करेगा, इसके लिए देखिए अपन कहाँ पे चले जाते हैं, उसका जो जनरेटर हाउस डायग्राम है वहाँ पे चले आते हैं। जनरेटर हाउस डायग्राम से अपन को ये पता चल रहा है कि 200 मेगावाट पावर विल बी शेयर्ड बाय जनरेटर 1 एट 48 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। कितने फ्रीक्वेंसी पे, 48 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे जनरेटर 1 जो होगा वो मैक्सिमम पावर प्रोवाइड करेगा। अब मुझे सिस्टम फ्रीक्वेंसी अगर पता चल गई है कितने 48 हर्ट्ज है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी द सिस्टम फ्रीक्वेंसी। दिस 48 हर्ट्ज विल बी नथिंग बट व्हाट, इट विल बी द सिस्टम फ्रीक्वेंसी एट विच जनरेटर 1 and 2 बोथ विल ऑपरेट इन पैरेलल एट दिस पर्टिकुलर कंडीशन। तो देखिए मैंने जनरेटर 1 के लिए भी उसका ये फाइंड किया था और जनरेटर 2 के लिए भी मैंने उसका फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन फाइंड किया था। फिर यहाँ पे बस मैंने अगर उसका वैल्यू अगर रख दिया तो आराम से मुझे दिस 300 माइनस P1 नथिंग बट व्हाट, इसको मैं P2 बोल देता हूँ। ठीक है, दिस P2 विल आई विल ऑब्टेन। ठीक है, तो अगर मैं इस P2 को ऑब्टेन कर ले तो आराम से मुझे पता चल जाएगा कि वो कितना पावर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो बस इस इक्वेशन में मुझे उसका वैल्यू पुट करना है। F का वैल्यू है 48, दिस इज इक्वल टू 50 माइनस दिस इज व्हाट 3 डिवाइडेड बाय 200 इंटू P2 इंटू व्हाट P2, इस टाइप से। तो 50 माइनस 48 कितना बन जाएगा 2, दिस इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 200 P2 इज इक्वल्स टू व्हाट, P2 इज इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाय 3 और 4 बाई 3 इज नथिंग बट 1.33, तो ये बन जाएगा 133.33 मेगावाट, 133.33 मेगावाट। दिस विल बी द मैक्सिमम पावर विच विल बी शेयर्ड बाय जनरेटर 2। जनरेटर 2 कितना पावर शेयर करेगा मैक्सिमम 133.33, जब जनरेटर 1 कितना प्रोवाइड करने वाला होगा, व्हेन दैट जनरेटर इज गोइंग टू शेयर दी 200 मेगावाट पावर एट 48 हर्ट्ज। यहाँ से भी अपन को एक पता चल सकता है क्या, देखिए 48 पे यहाँ पे इसके पहले जो फ्रीक्वेंसी थी कितनी थी, सिस्टम फ्रीक्वेंसी तो अपन इसके पहले फाइंड की नहीं। सिस्टम फ्रीक्वेंसी जब अपन स्टार्टिंग में मतलब इसमें जब फाइंड कर रहे थे तो उसमें देख लेते कि इसका सिस्टम फ्रीक्वेंसी कितना था। ये जो था आपके पास दिस वाज 50 माइनस P1 का वैल्यू कितना था 180 डिवाइडेड बाय 100 था ना, बिल्कुल सही। तो बन जाता है आपके पास 50 माइनस 1.8 इज इक्वल्स टू 48.2 हर्ट्ज। दिस वाज द फ्रीक्वेंसी एट विच और जनरेटर वाज प्रीवियसली ऑपरेटिंग। ठीक है, अब क्या होगा 48.2 से क्या होगा, थोड़ा कम आ गया, 48 पे आ गया। ठीक है, तो 48 पे आ गया तो ऑब्वियसली देखिए अगर ये 48.2 पे ऑपरेट कर रहा था तो ये वाला जो फ्रीक्वेंसी था इस टाइप से था, मतलब यहाँ पे 200 से कम पावर आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे बात देख सकते हैं कि 200 से कम पावर आ रही थी। अब आपने उसको थोड़ा और नीचे लेके आए तो उसकी वजह से क्या होगा, ये हो गया और ये क्या होगा, ये भी बढ़ गया। तो ये देखिए उसमें ये भी बढ़ गया, फिर क्या होगा, ये तो डायरेक्ट यहाँ तक चला गया। ठीक है, आप जितना एनालिसिस करोगे उतना एनालिसिस और उतना इन डेप्थ जाके आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। बस मतलब पैरेलल ऑपरेशन जनरेटर बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें बस क्या इक्वेशंस आपको मैनिपुलेट करते आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, देखिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोला है उसने, क्वेश्चन ऐसा है, 2 सिंक्रोनस जनरेटर्स आर सप्लाइंग ए कॉमन लोड। जनरेटर 1 मतलब G1 हैज अ नो लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ 51.5 हर्ट्ज एंड रेगुलेशन ऑफ 1 मेगावाट पर हर्ट्ज। 1 मेगावाट पर हर्ट्ज ये रेगुलेशन दी आपको। एक्सक्यूज मी,
जनरेटर 2 हैज़ नो लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ 51 हर्ट्ज and regulation of 1 megahertz and regulation of what 1 megawatt per hertz. The total load on the system is 2.5 megawatt at 0.8 power factor lagging. Total load कितना दिया है उसने? It is given us 2.5 megawatt का load है at 0.8 power factor lagging. और आगे वो अपन को पूछ रहा है कि find at what frequency are the generators supplying this common load, are supplying this load, and how much power is shared by each generator. और क्या पूछ रहे हैं? हाउ मच पावर इज शेयर्ड बाय ईच जनरेटर. सेकंड इसमें उसने बोला है एन एडिशनल लोड ऑफ 1 मेगावाट एंड एडिशनल लोड ऑफ 1 मेगावाट इज अटैच टू दिस सिस्टम. आगे उसने इसके पहले जो लोड दिया था कितना था 2.5 मेगावाट का लोड था. अब उसने उसमें 1 मेगावाट का एक्स्ट्रा लोड और ऐड कर दिया है. और आगे वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द न्यू फ्रीक्वेंसी एंड जनरेशन ऑफ ईच जनरेटर. मीन्स what will be the new frequency for this particular case of an additional load of 1 megawatt power. Means the total power is 2.5 megawatt plus 1 megawatt. The total power on the system, total power is 3.5 megawatt, which is to be supplied by the generator 1 and 2 in this particular case. And what will be the system frequency at which both the generator will be operating in this particular case. This is to be estimated in the question number 2. बात समझ में आई है. In the question number 3 is saying us how much is the set point of generator 2. Means set point is nothing but what? Is nothing but a no load frequency of generator 2 to be adjusted to bring the system frequency at 50 hertz for 3.5 megawatt load at the system frequency. जब अपन की सेकंड केस का जो पार्ट वो बोल रहा है, सेकंड केस में जब आपके पास जो एडिशनल 1 मेगावाट लोड उसमें ऐड करने के बाद जनरेटर 2 जो है उसका सेट पॉइंट क्या होगा, मतलब उसके नो लोड फ्रीक्वेंसी क्या होगी अगर सिस्टम फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी तो. ऐसा उसने बोला है. ठीक है. सबसे पहले जो गिवन डेटा उसको अपन अच्छे से लिख लेते हैं, फिर बाद में अपन क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं. गिवन क्या है? सिंक्रोनस जनरेटर दिए. क्या दिए अपन को? सिंक्रोनस जनरेटर्स दिए. तो यहाँ पे लिखेंगे अपन जनरेटर 1 के लिए और यहाँ पे लिखेंगे अपन जनरेटर 2 के लिए. उसके जो डेटा होगा उसको अपन लिखेंगे. देखिए जनरेटर 1 के लिए उसने जो बोला इट हैज़ अ नो लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ 51.5 हर्ट्ज. सो नो लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर 1 इट इज़ 51.5 हर्ट्ज और इसका जो नो लोड फ्रीक्वेंसी दिस इज इक्वल्स टू 51 हर्ट्ज. ठीक है. और इसका जो रेगुलेशन कांस्टेंट उसने दिया है, क्या बोला है उसने? रेगुलेशन जो उसने इसका दिया है दिस इज 1 मेगावाट पर हर्ट्ज और इसका भी जो रेगुलेशन उसने दिया है this is also equals to 1 megawatt per hertz. So this is regulation is 1 megawatt per hertz. मतलब दोनों का जो स्लोप वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों का कैसा है? सेम है, ऐसा उसका मानना है. ठीक है. टोटल लोड ऑन द सिस्टम इज P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू 2.5 मेगावाट. ये फर्स्ट केस के लिए उसने टोटल लोड दिया है. ठीक है. ये फर्स्ट केस के लिए जो उसने टोटल लोड दिया कितना दिया? 2.5 मेगावाट का लोड दिया. बात समझ में आ गई. अब इसको देखिए किस स्टेप से अपन अप्रोच करेंगे. सबसे पहले क्या करोगे? उसका जनरेटर हाउस डायग्राम ड्रॉ करो. दोनों की एक ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे उसको लेके आओ और उस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग अपन को बताना है कि उसका लोड कितना है, मतलब हाँ टोटल लोड कितना शेयर होगा. देखिए किस टाइप से. अब ये होगा आपके पास पावर इन मेगावाट. दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज. इस टाइप से. ठीक है. तो ये जो नो लोड फ्रीक्वेंसी होगा जनरेटर 1 का दिस विल बी 51.5 हर्ट्ज. दिस विल बी द नो लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर 1 51.5 हर्ट्ज. ये होगा जनरेटर 2 के लिए. ये क्या होगा? जनरेटर 2 के लिए. ठीक है. अब उसने देखिए अपन के पास जनरेटर 1 और 2 दोनों के लिमिट नहीं दिए तो मैं डायरेक्टली उसको क्या कंसिडर कर रहा हूँ. अपन डायरेक्टली उसको थोड़ा आसान करने के लिए डायरेक्टली अपन क्या करते हैं, वैसे पूरा का पूरा भी अगर लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है. दिस विल बी फॉर जनरेटर 1 एंड जनरेटर 2 के लिए देखिए मैं इस टाइप से उसको लिखने वाला हूँ. ठीक है. यहाँ तक लेके आता है. पता नहीं है अपन को. ठीक है. मैक्सिमम हो सकता है उसका लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हैं. तो उसने उसका जो स्लोप वाला कैरेक्टरिस्टिक जो दिया रेगुलेशन वाला दिस इज 1 मेगावाट पर हर्ट्ज ये दिया है और इसका भी कितना दिया उसने? दिस इज ऑल्सो गिवन अस 1 मेगावाट पर हर्ट्ज. इस टाइप से. ठीक है. अब जनरेटर 1 और 2 दोनों मिलकर किसी फ्रीक्वेंसी पे क्या करेंगे? पावर ऑपरेट करेंगे इस फ्रीक्वेंसी पे और इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग अपन को बताना है. जो जनरेटर 1 जो पावर प्रोवाइड करेगा दिस विल बी x मेगावाट और जनरेटर 2 जो पावर प्रोवाइड करेगा डैट विल बी 2.5 माइनस x मेगावाट.
दिस विल बी द पावर प्रोवाइड बाय द जनरेटर, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द पावर प्रोवाइड बाय जनरेटर। मैं क्या करूँगा, सिंपल जो इसके पहले अपन करते आए थे अभी भी यही करेंगे, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेता हूँ, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेता हूँ, और अपन इस एफ के लिए इक्वेशन फाइंड करेंगे, और इस एफ के लिए इक्वेशन इस टाइप से फाइंड करेंगे कि दिस एफ विल बी सेम फॉर बोथ द जनरेटर्स, बिकॉज पैरेलल ऑपरेशन में क्या होगा यार, जब आप उसको पैरेलल में ऑपरेट करें तो दोनों का फ्रीक्वेंसी जो होगा वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस एफ का इक्वेशन फाइंड करेंगे और इसका भी फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं ये जो लाइन है कैसे है कि नेगेटिव स्लोप वाली लाइन नजर आ रही है, मतलब ऑब्वियसली ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यहाँ से अगर मुझे उसका स्लोप पता करना होगा तो स्लोप तो डायरेक्टली दे दिया है 1 मेगावाट पर हर्ट्ज उसका क्या है स्लोप होने वाला है, लेकिन ये क्या है, ये स्लोप कैसे है आपके पास ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक मतलब नेगेटिव में स्लोप अगर देखा जाए तो, अगर आप उसको फाइंड भी कर सकते हैं तो भी उसका आंसर पता कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं थी, बड़ी बात, ठीक है। तो अगर सपोज मुझे इसका अगर इक्वेशन पता करना है तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, इस टाइप से। स्लोप इसका कितना है अब बाद में लिखेंगे अपन कि x को क्या बोलेंगे, y को क्या बोलेंगे और c को क्या बोलेंगे, सब बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। मेरे पास जो y है, मेरे पास y क्या है, मेरे पास y इज इक्वल्स टू दिस y इज नथिंग बट व्हाट फ्रीक्वेंसी f है, y क्या है मेरे पास फ्रीक्वेंसी f है। ये जो x लिखा जाएगा आपके पास, दिस x इज नथिंग बट व्हाट, जब मैं इसके लिए लिख रहा हूँ जनरेटर 1 के लिए लिख रहा हूँ तो मैं इसको x को बोलूंगा P1, दिस x इज नथिंग बट व्हाट P1, ठीक है। सिमिलरली जब मैं जनरेटर 1 के लिए 2 के लिए लिखूंगा तो जो x बन जाएगा मेरे पास दैट विल बी नथिंग बट व्हाट 2, जो x बनेगा दैट विल बी नथिंग बट व्हाट 2, इस टाइप से। तो जो f का इक्वेशन लिखूंगा मैं तो दिस विल बी f, दिस इज इक्वल्स टू, स्लोप क्या होगा आपके पास ऑब्वियस है कि नेगेटिव में होगा, दिस विल बी -1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट P1 प्लस, अब c का वैल्यू कैसे पता करोगे, ये जो f का इक्वेशन बना आपके पास दिस इज -P1 प्लस व्हाट c, इस स्टेप से बना f का इक्वेशन। अब c कैसे पता करेंगे, जब p का वैल्यू 0 तब f का वैल्यू कितना है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है, ठीक है। देखिए जब p का वैल्यू 0 है तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है भाई 51.5 हर्ट्ज है मैक्सिमम जो उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, क्योंकि जब अपन इस डायरेक्टली अगर इस लाइन के लिए अगर अपन उसका इक्वेशन लिख रहे हैं तो कितना आएगा 51.5 हर्ट्ज आएगा, ठीक है। सो जो c का वैल्यू होगा दैट विल बी नथिंग बट व्हाट 51.5 हर्ट्ज है। सिंपल बताओ तो जब आप y इक्वल्स टू mx प्लस c जो वाला एक अप्रोच लगाते हैं बस वही से अपन को इसका वैल्यू पता करना है और कुछ भी नहीं, इसमें डिफिकल्ट कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल अप्रोच लगाना है, ठीक है। तो ये आया f के लिए। सिमिलरली अगर मैं जो जनरेटर 2 है उसके लिए अगर मैं फाइंड करूँ तो आप बस मैं लिख दे रहा हूँ, मतलब लिखना उसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है, मैं उसको और भी बता देता हूँ, -mx प्लस c2 x2, ठीक है, इस टाइप से। इसका भी स्लोप तो सेम ही है, दिस इज नथिंग बट P2 प्लस व्हाट C2 अगर पता करना है तो f का वैल्यू क्या होगा एट नो लोड पे, जो f का वैल्यू होगा दैट विल बी नथिंग बट व्हाट 50, सॉरी ये कितना होगा, इसका 51 होगा ना, आई थिंक उसने दिया है ना 51 हर्ट्ज दिया है, ठीक है। तो एट नो लोड पे दिस विल बी 51, दिस विल बी पावर तो 0 होगी एट व्हाट C2, तो C2 का जो वैल्यू होगा दिस विल बी नथिंग बट 51, तो जो f का वैल्यू बनेगा दिस विल बी -P2 प्लस 51, -P2 प्लस व्हाट 51, बात समझ में आ गई। इन दोनों को मैं क्या कर लेता हूँ, कंपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि जो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द कॉमन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम फ्रीक्वेंसी एट व्हाट पैरेलल ऑपरेशन। जब आप उसको पैरेलल में ऑपरेट करेंगे तो दोनों का जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगा बेटा दोनों का तो सेम ही होने वाला है, ठीक है। तो ये जो होगा आपके पास f1 इज इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू व्हाट f, तो दोनों को मैं क्या करता हूँ कंपेयर करता हूँ, तो बन जाएगा मेरे पास -P1 प्लस 51.5 इज इक्वल्स टू -P2 प्लस 51 इज इक्वल्स टू व्हाट -P2 प्लस 51, इस टाइप से होगा। सो देखिए किस टाइप से आने वाला है, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा तो दिस विल बिकम 0.5, तो बन जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। क्या बनेगा इक्वेशन नंबर 2, ये जो था आपके पास दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 1 और 2 दोनों को मिला के आपको सॉल्व करना है और दोनों के वैल्यूज पता करने हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसको सॉल्व कीजिएगा, उसके वैल्यूज पता कीजिएगा। सो P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू 2.5 एंड P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू 0.5, तो बन जाएगा आपके पास 2P1 इज इक्वल्स टू 3, तो P1 का जो वैल्यू बनेगा दिस विल बी नथिंग बट व्हाट 1.5 मेगावाट, ठीक है। P1 का वैल्यू क्या बनेगा 1.5 मेगावाट बनेगा, और P2 का वैल्यू क्या बनेगा, P2 इज इक्वल्स टू व्हाट, अब 2.5 है तो ये बन जाएगा 1 मेगावाट, ये आ जाएगा आपके पास P1 और P2 के वैल्यू, ये क्या आएगा आपके पास P1 और P2 के वैल्यूज आ जाएंगे। बात समझ में आ गई, आपके पास P1 का वैल्यू P2 का वैल्यू, अब आप आराम से क्या कर सकते हो, f का वैल्यू पता कर सकते हो। कैसे, किसी भी एक इक्वेशन में P1 का वैल्यू पुट कर दो, नहीं तो P2 का वैल्यू पुट कर दो, आराम से आपको उसका वैल्यू पता चल जाएगा। अगर मुझे सपोज अगर f का वैल्यू पता करना होगा तो f इज इक्वल्स टू माइनस P1 प्लस 51.5, P1 का वैल्यू कितना है 1.5, तो दिस इज माइनस 1.5 प्लस 51.5, दिस f इज नथिंग बट व्हाट 50 हर्ट्ज, दिस f इज नथिंग बट व्हाट
50 हर्ट्ज। तो एफ का वैल्यू कितना आ गया? सिस्टम फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज इन द केस व्हेन द पावर शेयर्ड बाय जनरेटर 1 इज 1.5 megawatt and that of the generator 2 is 1 megawatt. So the total load was of 2.5 megawatt. The power shared by generator 1 and 2 is estimated over there and frequency of the operation at this particular case will be 50 hertz. बात समझ में आ गई? तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखो उसने क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए उसने बोला एन एडिशनल लोड ऑफ 1 megawatt is attached to the system. What will be the new frequency and the generation of the watt each generator? न्यू फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है और उसने क्या बोला 1 मेगावाट का उसने लोड ऐड किया है। अब मुझे एक बात बोला, अगर बोलो सपोज अब मैंने उसके ऊपर लोड बढ़ा दिया तो लोड बढ़ाने की वजह से उसका जो फ्रीक्वेंसी वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बढ़ेगा क्या, चेंज होगा? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए उसका जो आपके पास जो स्लोप है स्लोप तो सेम ही रहेगा, बस उसमें क्या ऑपरेटिंग पॉइंट होगा, मतलब जो लोड होगा आपके पास। अभी क्या होगा ना फ्रीक्वेंसी का, देखिए अब आपने क्या किया, लोड बढ़ा दिया, हो सकता है कि लोड बढ़ाने की वजह से क्या होगा, लोड बढ़ाना मतलब करंट बढ़ाना, करंट बढ़ने की वजह से क्या होगा, स्पीड कम होगा, स्पीड कम होने की वजह से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से देखेंगे कि कौन सा ऑपरेटिंग पॉइंट आएगा, हो सकता है कि वो यहाँ पे कहीं पे चला जाए, ठीक है। तो ये वाला ऑपरेटिंग पॉइंट आएगा, जनरेटर 1 का पावर शेयर बढ़ जाएगा, जनरेटर 2 का भी बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ पॉइंट आएगा आपके पास। बात समझ में आ रही है? सिर्फ उसकी वजह से क्या होगा, ये वाला जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बटा चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी का जो आपने इक्वेशन लिखा है ये वाला f इज इक्वल्स टू माइनस P1 प्लस 51.5, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ पे होगा पता है? द टोटल पावर शेयर्ड बाय जनरेशन और total power shared by both the generators will change and none other parameter will change rather than this one. Only the total power shared will change, बाकी सारे पैरामीटर कैसे रहेंगे, as it is रहेंगे। Total power shared by generators before this it was 2.5 megawatt, now 1 megawatt load is additionally attached to the system. Then in this particular case उसने पूछा है, तो अभी जो आपके पास P1 प्लस P2 का जो वैल्यू बनेगा this will be equals to what 3.5, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट 3.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, अगर आपको ये समझ में आ गया तो बाकी सब चीजें सेम है। और अपने देखा है कि P1 और P2 का वैल्यू जो अपन ने यहाँ से मतलब यहाँ से जो F1 और F2 को जब अपन ने इक्वेट किया था तो वास्तव का इक्वेशन अपन क्या फाइंड किए थे, ये वाला इक्वेशन आया था। तो ये वाला इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों ऑपरेटिंग इक्वेशंस को अपन को अभी क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और वहां से अपन को पता चलेगा कि उसका पावर शेयरिंग कितना होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू 3.5 मेगावाट इज इक्वल्स टू 3.5 मेगावाट, इस टाइप से है। और P1 माइनस P2 कितना है, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू 0.5 मेगावाट, इस टाइप से। तो दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए मेरे पास आ जाएगा 2P1 इज इक्वल्स टू दिस इज व्हाट 2 मेगावाट, सॉरी 4, दोनों को ऐड कर रहे हैं ना। तो P1 का जो वैल्यू बनेगा P1 इज इक्वल्स टू 2 मेगावाट, और जो P2 बनेगा क्या करो, 2 मेगावाट माइनस कर दो 3.5 मेगावाट से, तो बन जाएगा आपके पास 1.5 मेगावाट। तो जो P2 है उसका वैल्यू बनेगा 1.5 मेगावाट। P2 का वैल्यू क्या बनेगा, दिस विल बी नथिंग बट 1.5 मेगावाट। ये क्या बनने वाला है, 1.5 मेगावाट बनने वाला है। बात समझ में आ गई, ठीक है, इस टाइप से। तो आपके पास देखिए P1 और P2 के भी अपने वैल्यूज फाइंड कर लिए इन सेकंड केस, लेकिन यहाँ पे आपको उसने पूछा फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा आपके पास, देखिए भाई इसी इक्वेशन में आप बस क्या कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास ऑपरेटिंग इक्वेशन तो अभी भी वही है ना। तो ठीक है, जब मैं इसमें इसकी जो ऑपरेटिंग इक्वेशन है क्या है आपके पास फ्रीक्वेंसी के, दिस इज माइनस P1 प्लस 51.5 हर्ट्ज है, इस टाइप से है, ठीक है। जब मैं उसके मैं P1 का वैल्यू पुट कर दूंगा, P1 का वैल्यू कितना है अभी, दिस इज नथिंग बट 2 मेगावाट, दिस माइनस 2 प्लस वाट 51.5, अगर ये आप फाइंड करोगे तो बन जाएगा 49.5 हर्ट्ज। क्या बन जाएगा 49.5 हर्ट्ज। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन द सेकंड केस व्हेन द लोड इज इंक्रीज्ड बाय 1 मेगावाट। मैंने इसके पहले भी आपको बोला था कि जब लोड इंक्रीज होगा तो मतलब क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा मतलब क्या, स्पीड डिक्रीज होगा, स्पीड डिक्रीज होगा मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, क्योंकि स्पीड और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। NS इज इक्वल्स टू 120f/p, ऑब्वियस अगर NS डिक्रीज हो रहा है तो P कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पोल्स कांस्टेंट है, उसके बाद 120 कांस्टेंट है, तो FS को डिक्रीज होना पड़ेगा, ठीक है। इसके पहले कितना था सिस्टम फ्रीक्वेंसी, इसके पहले जो सिस्टम फ्रीक्वेंसी थी वो था आपके पास कितनी, 50 हर्ट्ज फॉर 2.5 मेगावाट लोड। नाउ योर लोड इज इंक्रीज्ड, लोड के इंक्रीज होने की वजह से ऑब्वियसली स्पीड को डिक्रीज होना पड़ेगा। स्पीड कितना हो गया अभी, स्पीड हो गया आपके पास 120 fs डिक्रीज हो गया, उसकी वजह से स्पीड भी डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है आपके पास, फ्रीक्वेंसी आ रही है 49.5 हर्ट्ज। तो इस टाइप से रिलेशन होता है, बस आपको समझ में आना चाहिए। मतलब आप उसमें बस क्या है ना कि मतलब दिमाग लगा के भी आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, लॉजिकली भी उसको सॉल्व किया जा सकता था। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसने पूछा है, थर्ड क्वेश्चन। उसने देखिए क्या बोला है, हाउ मच इज द सेट पॉइंट ऑफ जनरेटर 2 टू बी एडजस्टेड टू ब्रिंग द सिस्टम फ्रीक्वेंसी एट 50 हर्ट्ज। अगर अपन को सिस्टम फ्रीक्वेंसी फिलहाल कितनी 49.5 हर्ट्ज है, अब अगर अपन को इसको क्या करना है 50 हर्ट्ज तक लेके जाना है फॉर 3.5 मेगावाट लोड एट द सिस्टम फ्रीक्वेंसी, एट द व्हाट, एट द 50 हर्ट्ज सिस्टम फ्रीक्वेंसी, to bring the frequency at 50 hertz for 3.5 megawatt load at the system frequency। मतलब क्या ना, सिस्टम फ्रीक्वेंसी करो सपोज मुझे अगर अभी फिलहाल 50 हर्ट्ज
50 हर्ट्ज तक लेके आना है, 49.5 हर्ट्ज से अगर मुझे 50 हर्ट्ज तक लेके आना है, तो इस पर्टिकुलर केस में तो जनरेटर 2 होगा, उसका सेट पॉइंट क्या होगा? जनरेटर 2 इज नथिंग बट व्हाट? जनरेटर 2 इज नथिंग बट व्हाट? जनरेटर 2 इज नथिंग बट, सॉरी, उसका जो सेट पॉइंट है, वो सेट पॉइंट का मतलब क्या है? आप एक थोड़ा इधर देखिएगा, देखिए जब मैंने y = mx + c का वैल्यू लिखा, तो ये जो c आ रहा था, c क्या इंडिकेट कर रहा था? C was indicating the no load frequency of that particular generator. क्या? no load frequency. कैसे? y = mx + c, देखिए m क्या इंडिकेट कर रहा था? It was a slope which was given over here, 1 मेगावाट का आया था, और P1 1 मेगावाट पर हर्ट्ज का, और ये जो x था, x तो अपने पता कर लेता, P था, ठीक है, जनरेटर 1 के लिए लिख रहे थे इसके लिए, तो C का वैल्यू क्या आता है? C was nothing but no load frequency of the generator 1, ठीक है, तो ये C1 का वैल्यू कह सकते थे आप, ठीक है, आप क्या कह सकते हो उसको? C1 का वैल्यू कह सकते थे, क्योंकि ये इस टाइप से आप उसको लिख रहे थे, ठीक है, इस टाइप से। जब जनरेटर 2 के लिए आपने लिखा, तो C2 क्या है आपके पास? C2 was nothing but 51 and 51 was nothing but what? No load frequency of generator 2। इसका मतलब क्या? उसने अब अपन को ना C का वैल्यू पता करने के लिए पूछा है। उसने क्या पूछा है अपन को? C का वैल्यू पता करने के लिए पूछा है। अब देखिए मेरे पास उसने ना चेंज जो भी कुछ होने वाला है सिर्फ किसके लिए बोल रहा है? वो जनरेटर 2 के लिए कर रहा है। जो भी चेंज कर रहा है किसमें कर रहा है? जनरेटर 2 में कर रहा है। 1 में कुछ चेंज हुआ? बिल्कुल नहीं। तो जनरेटर 1 का जो ऑपरेटिंग इक्वेशन होगा F = -P2 -P1 + 51.5 हर्ट्ज, उसमें कुछ चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। अगर उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा तो बेटा उसमें अपन देखेंगे कि उसमें क्या चेंज आने वाला है, मतलब उसमें किस तरीके से पावर शेयरिंग होने वाली है। अब देखिए जनरेटर 1 जो है, जनरेटर 1 का ऑपरेटिंग इक्वेशन क्या है? F = -P1 + 51.5 हर्ट्ज है। अब मैं क्या कर रहा हूं? थर्ड केस के लिए इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं, थर्ड केस के लिए सॉल्व कर रहा हूं। थर्ड केस के लिए उसने क्या बोला है? मैं थर्ड केस के लिए इसके लिए, क्योंकि अगर मुझे P1 पता चल जाए तो आराम से मैं P2 पता कर लूंगा, और P2 पता चल गया तो आराम से मैं क्या करूंगा? उसकी जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, उसमें बस अगर मैं उसको पुट कर दूंगा तो देखिए मैं आराम से क्या कर दूंगा? C2 पता कर लूंगा। C2 इज नथिंग बट व्हाट? इट इज द गवर्नर सेट पॉइंट ऑफ द जनरेटर 2, और यू कैन कॉल इट एज व्हाट? नो लोड फ्रीक्वेंसी। You can also call it as what? No load frequency। ठीक है, तो अपन को बस उसका वैल्यू पता करना है। अब अपन को अगर P1 पता चल जाए तो आराम से मैं P2 पता कर लूंगा। P2 पता करने के बाद उस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, C2 पता चल जाएगा। P1 कैसे पता करेंगे? देखिए अपन को उसने बोला है सेकंड केस के लिए फ्रीक्वेंसी होने वाली सिस्टम की कितनी होने वाली? 50 हर्ट्ज होने वाली है, और ये कितना, ये अपन को पता करना है इस केस के लिए कि कितना पावर प्रोवाइड करेगा जनरेटर 1, और ये बन जाएगा 51.5। तो इधर आ जाएगा तो बन जाएगा -50 51.5 = -P1, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास -1.5 = -P1। तो जो P1 होगा डेट विल बी व्हाट? 1.5 मेगावाट। P1 कितना होगा? 1.5 मेगावाट। अब आप मुझे खुद बोले यार, अगर P1 का वैल्यू 1.5 मेगावाट है और टोटल लोड आपके पास 3.5 मेगावाट है, तो जनरेटर 2 कितना सप्लाई करेगा? बिल्कुल सही, 2 मेगावाट सप्लाई करने वाला भाई। जनरेटर 2 कितना सप्लाई करेगा? 2 मेगावाट। सो P2 का जो वैल्यू आएगा आपके पास, P2 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2 मेगावाट। P2 का वैल्यू कितना आने वाला है? 2 मेगावाट आने वाला है भाई। बात समझ में आ गई? तो P2 का वैल्यू अपन को पता चल गया कितना है? 2 मेगावाट आ गया। अब P2 पता है तुम्हें, F पता है तुम्हें, तो C2 पता नहीं कर सकते भाई? आराम से पता कर लोगे। देखिए कितना आएगा C2, तो F = -P2 + C2, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दिया उसने 50 हर्ट्ज। दिस इज इक्वल्स टू -2 + व्हाट? C2। यही -2 कैसे आया? -2 इसके लिए P2 का वैल्यू है भाई 2, और -2 अपन के उसका स्लोप था, स्लोप नेगेटिव में, इसके लिए उसको माइनस में लिखा था, ठीक है। तो C2 का जो वैल्यू आएगा, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? 52 हर्ट्ज। C2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 52 हर्ट्ज आ जाएगा। इस टाइप से आपको क्या करना होता है? ये वाले इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं। इस टाइप से क्या करना होता है? ये वाले इक्वेशन सॉल्व करने। इसमें डिफिकल्टी कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। अगर आपको, मेरे हिसाब से मैंने जितना समझाया था इसके पहले कॉन्सेप्चुअल जो लेक्चर्स थे, उसमें अगर आपने बहुत अच्छे से उसको अगर प्रिपेयर किया होगा तो मैं गारंटी दे रहा हूं मेरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, उसके पहले आपने सॉल्व कर दिया होगा। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ये तो रहा थोड़ा एक मतलब लेंदी अप्रोच रहा। मैं इसको एक शॉर्टकट तरीके से, मतलब सिंपल छोटा सा अगर अप्रोच आपके पास कुछ हो सकता था तो उससे भी अपन को उसको मैं सॉल्व करके देता हूँ। देखिए उसके लिए छोटा सा अप्रोच क्या हो सकता था? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही दिलचस्प तरीके का अप्रोच है। देखिए किस स्टेप से सॉल्व कर सकते थे आप इसको। आपको मैंने बताया था क्या, जब आपके पास स्लोप वाली कैरेक्टरिस्टिक्स वाली अगर इक्वेशन है तो आप आराम से उसको क्या कर सकते थे? ये पता कर सकते थे इक्वेशन। देखिए क्या, तो देखिए बात करते हैं मेथड 2 के बारे में। क्या होता था मेथड 2? देखिए मेथड 2 में मैंने आपको ये डिस्कस किया था इसके पहले कि आपके पास जब दो अल्टरनेटर दिए हैं और दोनों का अगर मैक्सिमम लिमिट अगर आपको पता है कि उसका जनरेटर 1 का 400 मेगावाट है, जनरेटर 2 का 600 मेगावाट है, फिर उसको कंसिडर करके अपन उसके इक्वेशंस बनाते थे। उस इक्वेशन से देखिए जो आपके पास सिस्टम फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला लेके आए थे उसको देखिए किस टाइप से अपन सॉल्व करके बता सकते थे। अपन क्या करते थे? एक ही लाइन के स्लोप लिखते थे अपन, और एक ही लाइन अगर कंटिन्यूस है उसका स्लोप अगर कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है तो हर एक इंस्टेंट पे उसका स्लोप कैसा होगा? सेम ही होगा। तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको? नो लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटर माइनस फुल लोड फ्रीक्वेंसी
डिवाइडेड बाय व्हाट, रेटेड पावर ऑफ दैट जनरेटर। क्या? रेटेड पावर ऑफ दैट जनरेटर। सपोज अगर मैं जनरेटर 1 के लिए लिखूंगा तो दिस विल बी पी रेटेड ऑफ द जनरेटर 1 इज इक्वल्स टू, दिस स्लोप विल बी इक्वल्स टू नो लोड फ्रीक्वेंसी माइनस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम और द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय व्हाट, द पावर शेयर्ड बाय द जनरेटर, डिवाइडेड बाय व्हाट, पावर शेयर्ड बाय द जनरेटर। बात समझ में आ गई? और ये क्या होगा आपके पास, दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द जनरेटर 1 एंड दिस इज नथिंग बट आल्सो व्हाट, दिस इज आल्सो द स्लोप ऑफ द जनरेटर 1। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द जनरेटर 1, दिस इज आल्सो नथिंग बट व्हाट, स्लोप ऑफ द जनरेटर 1। ठीक है, अब इस स्लोप का वैल्यू देखिए क्या किस में दिया होगा, दिस विल बी गिवन इन हर्ट्ज पर मेगावाट। क्या दिया होगा? हर्ट्ज पर मेगावाट। और जो रेगुलेशन दिया होता है दिस इज नथिंग बट व्हाट, इट आल्सो इंडिकेट द स्लोप। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बी 1 हर्ट्ज पर मेगावाट एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल इक्वल एफ नो लोड माइनस व्हाट, एफ सिस्टम फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय P1, डिवाइडेड बाय P1। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा उसको, देखिए मैं उसको लेके जाऊंगा इस टाइप से। तो P1 का अगर मुझे वैल्यू पता करना होगा तो P1 इज इक्वल्स टू 1 मेगावाट पर हर्ट्ज मल्टीप्लाई बाय एफ नो लोड माइनस व्हाट, एफ सिस्टम फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से जो भी कुछ मुझे मिलेगा वो क्या मुझे मिलेगा, दिस विल बी नथिंग बट पावर मिलेगी क्योंकि हर्ट्ज से हर्ट्ज कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, एफ सिस्टम। तो ये बनेगा P1 का इक्वेशन, एक इसका इक्वेशन बनेगा, P1 का इक्वेशन बनेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल और बहुत आसान है। P2 का ऐसे ही जब आप उसको सॉल्व करोगे तो P2 का इक्वेशन आ जाएगा, P2 विल बी इक्वल्स टू एफ, ये नो लोड 1 लिख देना, एफ नो लोड अभी आएगा 2 के लिए, एफ नो लोड माइनस 2 डिवाइडेड बाय एफ नो लोड 2 माइनस व्हाट, एफ सिस्टम, दिस इज नथिंग बट व्हाट, इक्वेशन 2, दिस इज नथिंग बट व्हाट, इक्वेशन 2। इस टाइप से अब 1 और 2 दोनों मिला के कितना पावर प्रोवाइड करने वाले हैं, फर्स्ट केस के लिए 2.5 मेगावाट। सो P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2.5 मेगावाट, इतना पावर प्रोवाइड करने वाले। ये बन जाएगा आपके पास इक्वेशन 1। तो इसमें बस मैं अगर इनके वैल्यूज पुट कर दूं तो देखिए किस टाइप से बन जाएगा, ये मॉडिफाई हो जाएगा इस टाइप से, एफ नो लोड 1 माइनस एफ सिस्टम 1 माइनस एफ सिस्टम, सिस्टम फ्रीक्वेंसी तो दोनों की सेम ही रहने वाली है। सो ये बन जाएगा एफ नो लोड 1 माइनस एफ सिस्टम प्लस एफ नो लोड 2 माइनस एफ सिस्टम, दिस इज इक्वल्स टू 2.5 मेगावाट, दिस इज इक्वल्स टू 2.5 मेगावाट। और नो लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटर 1 इज 51.5 एंड जनरेटर 2 की दिया है 51, सो दिस इज 51.5 माइनस एफ सिस्टम प्लस दिस इज 51 माइनस एफ सिस्टम, दिस इज इक्वल्स टू 2.5, दिस इज इक्वल्स टू 2.5। तो इसको सॉल्व करते कि कितना आएगा, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, 51 प्लस 51, दिस इज 102.5, सॉरी 102.5 माइनस 2fs, दिस इज इक्वल्स टू 2.5। तो जो एफ सिस्टम का वैल्यू आ जाएगा आपके पास यहाँ से, दिस इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज, इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज। और यहाँ पे देखना कि मैंने उसका आंसर क्या निकाला था, 50 हर्ट्ज निकाला था। ठीक है, एफ सिस्टम का वैल्यू कितना आ गया, 50 हर्ट्ज आ गया। अगर आपको आपके पास एफ सिस्टम का वैल्यू आ गया तो आप P1 आराम से पता कर सकते हो, P2 भी आराम से पता कर सकते हो। देखिए P1 का वैल्यू क्या आने वाला होगा, P1 का जो वैल्यू आएगा बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। एफ नो लोड का वैल्यू कितना था, एफ नो लोड का वैल्यू था आपके पास 51.5 और सिस्टम फ्रीक्वेंसी कितनी 50, तो 51.5 माइनस 50 इट विल बी नथिंग बट व्हाट, 1.5। तो P1 का वैल्यू आ जाएगा 1.5, P2 का वैल्यू आ जाएगा 1 मेगावाट। ठीक है, इस टाइप से ये आ गया आपके पास, दिस इज ऑल्सो व्हाट, 1 मेगावाट एंड दिस इज P2। तो देखिए उनके वैल्यूज आए थे 1.5 मेगावाट और 1 मेगावाट। बात समझ में आ गई। सेकंड अप्रोच क्या हो सकता था, सॉरी सेकंड क्वेश्चन के लिए अप्रोच क्या हो सकता था, सेम इक्वेशन से बस उसने 2.5 की जगह पे अब क्या कर दिया है, 2.5 की जगह पे क्या कर दिया है, 3.5 कर दिया, क्योंकि ये तो उसका ऑपरेटिंग इक्वेशन है, ये थोड़ी ना चेंज होने वाला है। ठीक है, सिर्फ लोड चेंज हुआ, तो सिर्फ लोड चेंज होने की वजह से देखिए क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, 2.5 की जगह पे क्या हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। सो दिस विल बी 102.5 माइनस 2fs इज इक्वल्स टू व्हाट, 3.5 इज इक्वल्स टू व्हाट, 3.5 है। तो 102.5 माइनस 103.5 तो ये बन जाएगा, सॉरी माइनस 2fsy इज इक्वल्स टू 3.5, ये बन जाएगा 99। ये क्या बन जाएगा आपके पास, 99 बन जाएगा। सो 99 इज इक्वल्स टू 2fsy, जो fsy का वैल्यू आ जाएगा दिस विल बी 49.5 वाट्स। fsy का वैल्यू कितना आ जाएगा, 49.5 वाट्स आ जाएगा। अगर आपके पास fsy का वैल्यू आ गया तो मुझे एक बात बोलो, आप P1 और P2 का वैल्यू नहीं पता कर सकते हो, आराम से पता कर लोगे। यहाँ से पता करो P1 का इसमें इक्वेशन जो है उसमें fsy का वैल्यू पुट कर दो सिस्टम फ्रीक्वेंसी का, दिस इज 51.5 माइनस 49.5, दिस विल बी व्हाट, 2 मेगावाट एंड दिस इज 51 माइनस 49.5, दिस विल बी व्हाट, 1.5 मेगावाट। ठीक है, तो सेकंड केस के लिए P1 और P2 के वैल्यू देखो किस टाइप से आने वाले,
P1 और P2, P1 का वैल्यू कितना आने वाला है, P1 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2 मेगावाट या 1.5 मेगावाट, ये 1.5 मेगावाट आएगा ना P1, क्योंकि 51.5 माइनस 49.5 सॉरी ये 2 मेगावाट आएगा और ये आ जाएगा 1.5 मेगावाट। इस टाइप से इसके लिए आ गया। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि भाई आपके पास सिस्टम फ्रीक्वेंसी रहने वाले कितनी, सिस्टम फ्रीक्वेंसी रहने वाले 50 हर्ट्ज और लोड रहने वाला 3.5 मेगावाट। तो उसके लिए जो आपके पास ये रहेगा NL2 नो लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटर 2 कितनी रहेगी उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए उसको एकदम आसानी से अपन सॉल्व कर देंगे, उसमें बिल्कुल भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए किस स्टेप से, आपके पास P1 का इक्वेशन है, P2 का इक्वेशन है। P1 का इक्वेशन क्या होगा, P1 इज इक्वल्स टू एफ नो लोड माइनस एफ सिस्टम फ्रीक्वेंसी, P1 इज इक्वल्स टू एफ नो लोड माइनस FSY। तो P1 का दिस इज व्हाट 51.5 माइनस 50, तो P1 का वैल्यू आ जाएगा 1.5 मेगावाट। P1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.5 मेगावाट आ जाएगा। तो P2 कितना होगा, P2 विल बी 2 मेगावाट। क्यों, क्योंकि वही केस बोला है उसने, 3.5 मेगावाट लोड वाला केस बोला है उसने। अब उसने बोला है कि सिस्टम फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो जनरेटर 2 जो होगा उसका गवर्नर सेट पॉइंट क्या होगा, मतलब उसका नो लोड फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसके बारे में पूछ रहा है। तो जनरेटर 2 के लिए देखिए उसका ऑपरेटिंग इक्वेशन क्या निकाला था अपन ने, P2 इज इक्वल्स टू एफ नो लोड 2 माइनस व्हाट एफ सिस्टम फ्रीक्वेंसी, दिस इज माइनस 50, दिस इज नो लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटर 2, दिस इज इक्वल्स टू 2 मेगावाट। तो एफ नो लोड जो बनेगा आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू 52 मेगावाट। एफ नो लोड 2 कितना बन रहा है आपके पास, 52 मेगावाट बन रहा है। अगर आपको याद आ रहा होगा तो देखिए यहाँ पे भी अपन ने उसको कितना फाइंड किया था, यहीं पे कहीं पे अपन ने उसको फाइंड किया था ना 52 मेगावाट, सॉरी 52 हर्ट्ज अपन ने उसको फाइंड किया था। 3 के लिए 52 हर्ट्ज यहीं पे फाइंड किया था शायद मैंने, ठीक है। 2 के लिए किधर फाइंड किया था, ठीक है यहीं पे फाइंड किया था अपने 52 हर्ट्ज। तो मुझे तो याद है अपन ने तो फाइंड भी किया है, इसी वीडियो में देख लेना पीछे जाके, ठीक है। तो इस टाइप से आप एक ही क्वेश्चन को जितने ज्यादा अप्रोच से देखोगे उतने ज्यादा अलग अलग अप्रोच से आप उसको सॉल्व करोगे। इसमें डिफिकल्टी कहीं पे भी कुछ नहीं होती है, बस आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो आप डेफिनेटली मैं गारंटी दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन आराम से बना लो, ठीक है। ये था उसका फर्स्ट पार्ट, अपन सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे उसके और कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।